क्या वेनेजुएला के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अगला निशाना ईरान है? संकेत कुछ ऐसे ही इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मदद रास्ते में है, यानी उन तक अमेरिका की मदद जल्द पहुंचेगी। इस बीच ईरान में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को फौरन तेहरान छोड़ने की भी सलाह दी है। साथ ही ईरान में मौजूद भारतीयों को पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच में कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने वाला है? अगर हां, तो क्या ईरान वेनेजुएला की तरह चुपचाप बैठा रहेगा? इसकी संभावना कम है। वैसे अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारी अस्थिरता आ सकती है। ऐसे में भारत इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की जरूरतों का 60% कच्चा तेल ईरान से ना सही उसके आसपास के इलाकों यानी खाड़ी क्षेत्रों से आता है। 80 से 90 लाख भारतीय इन क्षेत्रों में रहते हैं। इनसे बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भारत आता है। चलिए, यहां तक तो हम झेल लेंगे, लेकिन सबसे अहम बात, इस पूरे क्षेत्र में ईरान का कमजोर होना पाकिस्तान को मजबूत बना सकता है। ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। ईरान में कोहराम मचा हुआ है। सत्ता विरोधी प्रदर्शन की आग की लपटें लगातार विकराल होती जा रही हैं। तेहरान ही नहीं, अब ये दूर दराज के शहरों को भी जलाने लगा है। दरअसल ईरान में पहले भी सरकार के खिलाफ गुस्सा और हताशा सड़कों पर फूटती रही है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका और इजराइल से लगातार सैन्य झटके और फिर भारी प्रतिबंध ने यहाँ की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे आम ईरानी महंगाई के चक्रव्यूह में तड़प रहे हैं। महंगाई चरम पर है। ईरानी करेंसी की हालत बहुत पतली हो गई है। ऐसे में अब जनता तख्ता पलट के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की ठान चुकी है। हालांकि ईरानी शासन इसे विदेशी साजिश बता रहा है। رسانه‌های اسرائیل پر است از ادعاهایی که انجام شده که اونها مشغول طراحی عملیات در ایران هستند. آقای پومپئو که فرد کمی نیست، رئیس سازمان CIA بوده در زمان آقای ترامپ. ایشون توییت زده و میگه که من سال جدید رو به ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند و به مأمورین موساد که در کنار اونها حرکت میکنند تبریک میگم. یعنی یک اعتراف صریح که مأمورین موساد تلاش کردند که این جریان تروریستی رو هدایت بکنن. ईरानी हुकूमत भले जो दलील दे, लेकिन जब से ये विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ तब से बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। अब ब्रिटिश मीडिया ने सड़कों पर कत्लेआम का खौफनाक आंकड़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की आशंका है। इसलिए अमेरिका, जर्मनी अब ईरान में तख्ता पलट पर जोर दे रहे हैं। जर्मन चांसलर मर्ज ने कहा है कि खामेनेई के गिने चुने दिन बचे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सलाहकारों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है और प्रदर्शनकारियों से मदद जल्द पहुंचाने का वादा किया है। इसके साथ ही अमेरिका में रह रहे निर्वासित रजा पहलवी भी ईरान में लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति से दखल की गुहार लगा रहे हैं। To the point where people are just fed up with this regime. They are saying death to the dictator. They want to liberate themselves. And their demand for freedom is met with the most brutal reaction by a regime that is waging war on its own citizens. To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops.
And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के लिए मदद से पहले ईरान पर टैरिफ का डंडा भी चलाया। ईरान के साथ बिजनेस करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगा दिया। सैन्य हस्तक्षेप की धमकी से पूरी दुनिया में घबराहट है। सस्पेंस गहरा गया है कि आखिर ट्रंप इस बार क्या करेंगे। इधर इजराइल भी तैयार है, लेकिन ईरान पर ट्रंप को रूस से चैलेंज मिल रहा है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि तेहरान में तख्ता पलट या किसी भी तरह की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर महाविनाश आएगा। अमेरिकी धमकी के जवाब में चीन, रूस और टर्की ने अपने जंगी जहाजों के बेड़े भी ईरान के पास समंदर में तैनात कर दिए। हम ईरानी सरकार और जनता का समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि वे मौजूदा कठिनाइयों पर काबू पाकर राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखेंगे। साथ ही हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग या उसकी धमकी को स्वीकार नहीं करते हैं। दरअसल ईरान में खामेनेई के इस्लामिक शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पहले भी होते रहे हैं। कभी महिला अधिकार कार्यकर्ता तो कभी मिडिल क्लास ने ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व किया है, लेकिन इस बार ये राजनीतिक रंग भी पकड़ चुका है। ऐसे में जनता की इस क्रांति के जरिए रजा पहलवी का परिवार खामेनेई को गद्दी से हटाकर देश में वापसी करना चाहता है। ईरान में अगले कुछ समय काफी महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को तेहरान से तुरंत निकल जाने के लिए कहा है। तो सवाल है कि ईरान में आखिर क्या होने वाला है? क्या इस बार सत्ता परिवर्तन संभव है या फिर खामेनेई ताकत का इस्तेमाल कर विरोध को पहले की तरह कुचल पाने में सफल हो जाएंगे? और अगर किसी दूसरे देश मसलन अमेरिका ने सीधा दखल दिया तो मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। रूस ने महाविनाश की धमकी दी है। चीन और टर्की भी अलर्ट पर है। ऐसे में भारत की नीति क्या होनी चाहिए? ईरान के साथ भारत के पुराने संबंध हैं और उन संबंधों को कैसे बचाए रखा जा सकता है? तो देख लिया आपने, मामला कितना गंभीर है, संवेदनशील है और भारत की रणनीति भी यहाँ काफी मायने रखती है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत का इससे बहुत सीधा संबंध नहीं होगा, तो बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहिएगा। इसका दूरगामी असर पड़ेगा और भारत को इस सारे हालात से अछूता करके नहीं देखा जा सकता है। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान शामिल हो रहे हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अचल मल्होत्रा साहब हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर अचल मल्होत्रा आपके साथ करना चाहूँगा। क्या लग रहा है, यूएस की रणनीति, यूएस के बयान क्या इशारा कर रहा है? यूएस कोई आक्रामक बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा या फिर इससे बचेगा? आप म्यूट पे हैं सर। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूं। ओके जी, नमस्कार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका चाहेगा कि ईरान में रजीम चेंज हो। इसके बहुत से कारण हैं। ईरान इसराइल को ले लीजिए या वहाँ की इस्लामिक सरकार को ले लीजिए या उनकी जो आपकी नीतियों में मतभेद है, चाहे वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका चाहेगा कि ईरान में रजीम चेंज हो। लेकिन इस समय की जो रिपोर्ट्स आ रही है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पहली कोशिश मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट सपोर्ट यहाँ की जनता को देके फ्रॉम विद इन इंटरनली रिवोल्ट करके रिजीम चेंज करने की कोशिश की जाएगी और सैन्य कार्रवाई से इमीडिएट फ्यूचर में बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई निर्णय लिया, ऐसा कोई समझ में आ नहीं रहा है और तो इतना आसान भी नहीं है जितना वेनेजुएला में था। यहाँ रिपरकशन ज़्यादा भी हो सकती हैं और वेनेजुएला की सपोर्ट पे ज़्यादा लोग नहीं थे। यहाँ इनके अपने जो मिडिल ईस्ट और दूसरे अलाइज भी हैं। रशिया, चाइना तो एडवर्सरीज में आ जाते हैं, लेकिन अलाइज भी शायद इस बात से खुश नहीं होंगे क्योंकि इसका पूरा असर जो है पूरे रीजन के ऊपर पड़ेगा।
तो कोशिश यही रहेगी कि हाँ रिजीम चेंज की जाए, ऐसी रिजीम को लाया जाए जो प्लायबल है, जो अमेरिका के साथ रहेगी। लेकिन उसके लिए क्या सैन्य कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। बट साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पिछले कुछ महीनों या सालों की बात 2, 3, 4 साल की बात देखें तो ऐसे आश्चर्यजनक बातें हो रही है जो हम सोच नहीं सकते। जेन ज़ी के अगर डेमोंस्ट्रेशन को लेके बांग्लादेश में जो चेंजेस आए, नेपाल में जो चेंजेस आए या जो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में वो हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, तो कुछ भी किसी भी चीज़ के होने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। ओवर टू यू। ये पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी मेहमानों को अपने इस चर्चा में जोड़ूं। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि ये चीज़ ईरान भी बखूबी समझता है और पहले भी कई सारे ऐसे मौके आए हैं जब ईरान ऐसे मौके पे अपने डिप्लोमेटिक रास्ते को भी खोले रखता है कि ज़रूरी नहीं कि अमेरिका को आमंत्रित करे कि आप तख्ता पलट कर दीजिए। इस बात का एहसास उसको है। और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान भी आपने सुना होगा जिसने कहा कि डिप्लोमेसी का रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। तो आपको लगता है कि इन सब के बीच में ईरान की मौजूदा सरकार डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करके कुछ बातचीत कर रही होगी यूएस के साथ? नहीं, इनकी बातचीत तो पहले भी चल रही थी। बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील जिसमें यूरोप भी था, पहले बाइडेन जो पहले डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट भी थी, जिससे 2 बार ट्रम्प निकल गए आते ही, वो चाहते हैं कि उसे रीनेगोशिएट करके उनकी स्टैंप लगे, उसके ऊपर उनकी मोहर लगे। तो अगर तो ईरान वहाँ कंसेशंस करने के लिए तैयार हो जाता है, फिलहाल मेरे ख्याल से उस पर भी बातचीत पर रोक लगा दी गई है। अगर सिंपल सी बात है, जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी उभर के आई है डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में, वो ना सुनने की उसमें नहीं है। उनका वो अप्रोच है माई वे और द हाईवे। तो आज अगर ईरान उनकी डॉटेड लाइंस के ऊपर ईरान न्यूक्लियर डील साइन कर लेता है तो शायद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सेप्टेंस दे दे इस रिजीम को। लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस एट द एंड ऑफ द डे उनकी यही रहेगी कि ये रिजीम बदल जाए, क्योंकि ये रिजीम ऐसी है जो आसानी से उनकी लाइन को टो नहीं करने वाली। और ये रिजीम जो है चाइना, रशिया और इस तरह के और जो 2-3 देश है उनके अलायंस का भी एक किस्म से हिस्सा है। और जब तक ये रिजीम स्ट्रांग है तो फिर इनके जो प्रॉक्सीज हैं, हूतीस हैं, हमास है और हिजबुल्लाह हैं, उनको भी मदद मिलती रहेगी। और उनसे भी आप जानती हैं कि अमेरिका को डायरेक्ट इनडायरेक्ट खतरा बना रहता है। तो सारांश में पहली कोशिश ये रहेगी कि रिजीम यहाँ बदले। उसे बदलने के लिए क्या ईरान के अंदर से क्रांति लाई जाएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, या मिलिट्री यूज की जाएगी। अमेरिका के लिए मिलिट्री यूज करके रिजीम चेंज करना कोई नई बात नहीं है। वो बहाना ढूंढ लेते हैं, यहाँ इन्हें बहाने की भी जरूरत नहीं है। और इराक में भी उन्होंने केमिकल वेपन्स का वो लगा के सद्दाम हुसैन को न्यूट्रलाइज किया था। तो एक बार फिर से दोहराऊंगा, पहली प्रेफरेंस रहेगी रिजीम चेंज हो जाए। दूसरी और रिजीम चेंज में भी पहली प्रेफरेंस रहेगी कि फ्रॉम विद इन ईरान ये हो जाए और दुनिया को ये लगे कि अंदर से हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट रहेगी और फिर एक बार उनकी मर्जी की रिजीम आ जाएगी तो फिर आगे की बात की जाएगी। अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं तो फिर तीसरे विकल्प की तरफ सोचा जाएगा। नरेंद्र तनेजा साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का विद्रोह हो रहा है और प्रदर्शनकारियों पर जिस आक्रामकता के साथ ईरान सरकार ने हमला किया है, एक तरीके से कहें उसको रोकने की कोशिश की है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, तो किसी भी सूरत में प्रदर्शनकारियों का हाथ में सत्ता सौंपा जाए या फिर अपने सत्ता से हट जाए, ये कितना मुमकिन दिख रहा है? और चूंकि यूएस का सैन्य कार्रवाई की बात इसलिए मैं बार बार कर रहा था क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने सारे सैन्य हथियारों को जगह जगह जमा कर रखे हैं, तैनात कर रखे हैं, वो इशारा कर रहा है कि वो तैयार है इस बात के लिए, जरूरत पड़ने पर हम सैन्य कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, ईरान जल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान की आबादी लगभग 8 करोड़ है और ईरान खाली ईरान नहीं है। अगर आप इराक को देखते हैं जहाँ बहुत भारी तेल के भंडार हैं, आधा इराक लगभग जो है वो ईरान की गिरफ्त में है, आधा इराक।
इसके अलावा वहां के सऊदी अरब में भी वो सारे इलाके जहां तेल ज्यादा होता है, अल खबर हो गया, दहरान हो गया, वो सारे भी जो है शिया बाहुल्य इलाके हैं। और दूसरी तरफ यह है कि जो भी वहां आक्रोश इस समय जनता का चल रहा है, उसकी बुनियाद आइडियोलॉजिकल नहीं है, ना इस्लामिक है, वो आर्थिक है। वहां आर्थिक दिक्कत, जैसे पिछले दिनों पानी की इतनी दिक्कत रही कि आम आदमी को पानी नहीं मिल रहा था। जो वहां के इलीट्स हैं, खासतौर से जो उत्तर तेहरान में रहते हैं और इलाकों में रहते हैं, उनके स्विमिंग पूल के लिए पानी था। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं, काफी लोग इसकी तुलना जो है वो जैस्मिन रेवोल्यूशन से कर रहे हैं, जैसा आपने पहले देखा था नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। तो कुल मिलाकर के इसकी बुनियाद आर्थिक है। जब इस तरह की कोई बात होती है, लोग सड़कों पे इसलिए उतरते हैं कि वो दैनिक उनका जो जीवन है, चाहे वो महंगाई उसका कारण है, बेरोजगारी उसका कारण है, उनका रोजाना का जीवन कारण है, तो उसमें बहुत दम होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान की जो रिवोल्यूशनरी सरकार जिसको वो लोग बोलते हैं, जिसकी बुनियाद जो है काफी मजहबी है, वो पूरी कोशिश करने के बावजूद दबा नहीं पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी ये भी बात स्पष्ट है कि अमेरिका, जब पिछली बार भी अमेरिका ने बमबारी करी थी, जब ईरान के जो आणविक जो ठिकाने थे, वो बहुत सोच समझ के करी थी। और बमबारी करने के तुरंत बाद उन्होंने कहा था ये खत्म हो गया, हम और नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के हाथ पर नहीं कांपते इससे पहले कि वो वहां हमले की बात सोचे या करे। आसपास के जितने इलाके अमेरिका के वहां मिलिट्री ठिकाने हैं, कतार में है, बहरीन में है, आप यूएई में चले जाए, पूरे इलाके के अंदर हैं। लेकिन उन्होंने ईरान ने स्पष्ट किया, अगर हम पे आप फौजी कार्रवाई करते हैं, मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं, तो हम वहां पे अटैक करेंगे। और हमने देखा था कि जो कतार में क्या हुआ था, हालांकि वो पहले उन्होंने उसको कन्फर्म कर दिया था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस बार अगर होता है, एक तरफ तो ईरान के ऊपर ये प्रेशर कि जनता का प्रेशर, इस बात का प्रेशर कि जनता सड़क पे आ चुकी है कि सिंहासन खाली करो, और दूसरी तरफ से अगर अमेरिका का प्रेशर भी आता है, तो फिर ईरान की रिएक्शन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड होगी वहां की सरकार की। वो वास्तव में सीरियसली बमबारी कर सकते हैं, अमेरिकन ठिकानों पे कर सकते हैं, जो ऑयल इंस्टॉलेशन है वहां पे कर सकते हैं। तो स्थिति गंभीर है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा असेसमेंट है, मैं कई दफे ईरान गया हूं, बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही अच्छे वहां के लोग हैं, और हमारे भारत और ईरान के सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है। वो अपने को आर्य बोलते हैं और हम लोग भी अपने को आर्य बोलते आ रहे हैं जमाने से। तो बड़ी घनिष्ठ समझ, हमारी रोजाना की भाषा में तमाम शब्द हैं जो कि ईरानी है, फारसी है ना। तो बहुत अच्छे हमारे संबंध हैं, और भारत के लिए बड़ी गुडविल है आम जनता के अंदर वहां पर। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका बयानबाजी पे मत जाइए, ट्रंप साहब के बयान खास तौर से, अगर 90% काम जो है वहां की जनता कर देती है सत्ता परिवर्तन के 90%, तो फिर पश्चिम की ताकतें, जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा, वो आगे आएंगी, इजराइल भी आगे आएगा, और जो बाकी 10% का काम है वो निकालेंगे। मतलब ये कि आपने मेन ऑपरेशन आपने कर लिया, वो स्टिचिंग करने के लिए आएंगे वहां पे। लेकिन अगर आप ये सोचे कि वो ऑपरेशन करने के लिए आएंगे, मुझे ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ट्रंप साहब जो है बयान अच्छे देते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। और वहां पे भी आपने देखा वेनेजुएला में, वेनेजुएला का अलग लड़ाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है अभी देखना होगा कि जो आंदोलन वहां सड़क पे हो रहा है, जो भूखे पेट और आर्थिक बुरी हालत के कारण लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या ये फौज के प्रयोग करके उसको रोक पाते हैं, उसको सप्रेस कर पाते हैं। दूसरा ये भी हमको देखना है कि जो ईरान की फौज है, वो फौज जो है वो कुल मिलाकर के क्या वास्तव में अपने लोगों पे कितने दिन तक जो है जुल्म कर सकती है। जब जैसी खबरें आ रही हैं, कोई कह रहा है 2000, कोई कह रहा है 10,000, कोई कह रहा है 8,000। वहां के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने जाके कहा है जेल के अंदर ये सारे लोग जो हैं इनको सजा दी जाएगी। विदेश मंत्री कहते हैं ये इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, ये उसके लोग हैं, वगैरह वगैरह। इससे लग रहा है कि डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। इस तरह का बयान स्पष्ट है कि फ्रस्ट्रेशन। लेकिन 90% कार वहां की काम जो है, वहां की जनता जो सड़क पे, उसको करना पड़ेगा। अगर वो सस्टेन कर पाते हैं और हिम्मत दिखा पाते हैं, परिवर्तन जैसे आसार दिखते, तभी पश्चिम की ताकतें आएंगी। मुझे नहीं लगता कि उससे पहले आएंगी। इस पे दो बातें आपने कही तनेजा साहब कि पश्चिम की ताकतें बहुत जल्दी नहीं आएंगी, खासतौर से अमेरिका सैन्य कार्रवाई से बचेगा, और दूसरा भारत के साथ भी संबंध अच्छे हैं ईरान के लोगों के। और तीसरी बात जो आपने बड़ी बात कही कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, हरकत करता है ट्रंप, तो फिर ऐसे में जो खाड़ी के बाकी देशों में जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, वहां पे ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अगर नौबत यहां तक आती है तो भारत कितना अछूता रहेगा, स्वर्ण सिंह साहब? हाँ, भारत अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पीछे जो समझ है वो ये कि ईरान में यदि सैन्य कार्रवाई होती है तो वो ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। जैसे पहले भी कहा गया कि करीब 19 ठिकाने हैं अमेरिकी सैनिकों के अलग अलग देशों में, पूरे पश्चिम एशिया में।
और ईरान ने खुलकर कहा है कि यदि सैन्य कार्रवाई होती है तो वो बदले में इन सब ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। उसका मतलब ये कि इसका असर पूरे बड़े क्षेत्र में होगा। और जैसे आपने प्रोग्राम को शुरू करते हुए कहा कि इतनी ज्यादा संख्या में भारतीय लोग इस पूरे क्षेत्र में रहते हैं और वहां से जो फाइनेंशियल सपोर्ट रेमिटेंसेस जो आते हैं वो करीब करीब 140 या 50 अरब डॉलर सालाना आते हैं। उसके अलावा तेल की जो हमारी निर्भरता है, गैस की हमारी निर्भरता है इस पूरे इलाके के ऊपर, उस पर संकट आ सकता है। तो इसलिए भारत को जाहिर है कि केवल इमोशनल मतलब या कल्चरल या इतिहास के नजरिए से तो जुड़ा हुआ है भारत, पर आज जो रोजमर्रा की जरूरतें भारत की हैं उस नजरिए से भी भारत इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि ईरान पर सैन्य शक्ति का प्रयोग होता है तो मुझे लगता है कि भारत पर भी उसका असर होगा। उसके अलावा आप देखें कि जो दूसरे यहाँ के राजशाही परिवार हैं या दूसरे देश हैं, वहां भी लोगों को चिंता होगी कि यदि विरोध इस तरह से सड़कों पर उतरता है और सत्ता को हटा देता है, गिरा देता है, तो क्या इस तरह का कुछ किसी दूसरे देश में भी हो सकता है या नहीं, वो भी एक चिंता का विषय इन सब लोगों के लिए होगा। पर मुझे लगता है कि सैन्य नजरिए से आप यदि देखें तो इसमें बहुत समय लगने वाला है। पिछली बार जब जून में एयर स्ट्राइक्स हुए थे केवल 4 दिन के लिए, 12 दिनों में अमेरिका के, तो एक बहुत बड़ा युद्धपोत जो है जेरल्ड फोर्ड, उसको मेडिटेरेनियन में तैनात किया गया था ताकि वो जरूरत पड़े तो इधर आ सके। आज वो कैरिबियन में है, तो कम से कम 2 बड़े युद्धपोत यहाँ तैनात करने की कोशिश होगी। उसमें 2 या 3 महीने लग सकते हैं आराम से। तो क्या तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे या ये इन पर काबू पा लिया जाएगा? और दूसरा, आपने जैसे वेनेजुएला में देखा, जो सरकार थी वही बनी हुई है। अब खबरों में है कि जो वहां उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति बनी है, डेल्सी रोड्रिगस, शायद अमेरिका उनके साथ संपर्क में था करीब 4 सप्ताह पहले से ही। तो क्या अमेरिका किसी इसी तरह के दूसरे शिया क्लेरिक के साथ संपर्क में ईरान में है या नहीं है, या किसी नौलौरियट को बांग्लादेश की तरह से लाया जा सकता है? तो ये सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शनों में कोई भी नेतृत्व साफ नहीं है, कोई भी उनका एजेंडा क्लियर नहीं है कि वो हटाना तो चाहते हैं इस सरकार को, पर उसके बाद क्या करना है। और वो एक के बाद एक आप देखते हैं जब विरोध प्रदर्शन होते हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में, नेपाल में, विरोधी जो सड़क पर उतरते हैं उनका ना तो कोई सीधा नेतृत्व होता है, ना कोई एजेंडा, ना कोई मैनिफेस्टो होता है। सरकारें गिर जाती हैं, उसके बाद क्या करना है वो बाद में सोचा जाता है। तो ईरान में भी क्या जो वहां की बहुत ताकतवर आईआरजीसी है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, उसका कोई नेता उसमें से निकल सकता है, तो सब अटकलें लगाई जा सकती हैं। पर यहां तक युद्ध का मामला बनने की, युद्ध के हालात बनने की, सैन्य बल की इस्तेमाल करने की बात है, मुझे लगता है कि वो यही बात है कि वो एक तरह से राजनीतिक या मौलिक समर्थन या उनका उत्साह बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। और ये भी उसमें इशारा दे रहे हैं कि भविष्य में शायद कभी सेना का फिर से प्रयोग हो सकता है। और जैसे इतिहास में हमने देखा कि केवल दूर से मिलिट्री स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स वो करता है। आपको याद होगा, आपको कासिम सुलेमान की किलिंग, आपको उनकी याद होगा, मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से एयर स्ट्राइक यदि, जैसे मिस लेबर्ट जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की, उन्होंने भी कहा कि एयर स्ट्राइक्स एक ऑप्शन है, कई विकल्पों में एक विकल्प ये है। तो यदि एयर स्ट्राइक होता है तो उससे क्या असर होगा? फिलहाल जून की एयर स्ट्राइक में भी ये बात उठी थी कि रिजीम चेंज हो जाएगा, सुप्रीम लीडर को हटा दिया जाएगा, या उनको उन पर एक तरह से अटैक हो सकता है। तो कुछ नहीं हुआ उस वक्त। तो मुझे लगता है ये प्रदर्शन लगातार कितनी देर तक जोर पकड़े रहेंगे और बाहर से समर्थन उन तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा किसी तरह का, तो ये सब असमंजस बना रहेगा। और फिलहाल मुझे लगता है कि कम से कम, क्योंकि ईरान में चुनाव व्यवस्था होती, चुनाव होते हैं, काउंसिल्स हैं, पार्लियामेंट है, तो कम से कम ये भी एक सोच हो सकती है कि क्या दूसरे कोई विकल्प है एक नई सरकार बनाने की। और नई सरकार बनाने में हो सकता है फिर से कोई दूसरी नेतृत्व वहां आ सकता है। तो कई चीजें हैं,
पर ये यहाँ पे युद्ध निकाला होगा, जाए। मुझे लगता है कि ये कम से कम अगले 2 या 3 महीने तक तो मुझे नहीं लगती संभावना, या युद्ध से क्या रिजीम चेंज हो जाएगा, मुझे वो और भी ज्यादा मुश्किल लगता है। और भी नजर मुश्किल नहीं। हालांकि चूंकि ये संभावना इसलिए उठी थी कमर आगा साहब, क्योंकि जब ट्रंप ने ये कहा कि ईरान के प्रदर्शनकारियों के आपके मदद के लिए रास्ते में मदद है, तो ये एक अंदेशा लगा, चूंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से वेनेजुएला में किया तो लोगों को लगा कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हवाई हमला करना चाहते हों या फिर सैन्य कार्रवाई करना चाहते हों। दूसरी चीज़, एक और बात है, अगर सैन्य कार्रवाई करते भी हैं तो क्या उनके अपने जो कोर सपोर्टर हैं, जो मागा वाले हैं, क्या उनका समर्थन करेंगे? क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान हो, इराक हो, वहाँ पे सैन्य कार्रवाई का इन लोगों ने बड़ा विरोध किया था। तो क्या ये रिस्क लेना चाहेंगे ट्रंप? कमर आगा साहब। देखिए, कई बातें हैं जिनका अभी जिक्र हुआ, हमसे पहले लोगों ने बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिजीम चेंज उनका एजेंडा मेन है। वो कैसे होगा, किस समय होगा, ये पता नहीं। दूसरी बात ये कि उनका जो प्लान है उससे ये लगता है कि ये जो प्रदर्शनकारी और इस समय जो हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है ईरान में, उसका टेम्पो वो लगातार स्तर बढ़ाए चले जा रहे हैं। और लगता ऐसा है कि वो चाहते हैं कि लंबे समय तक ये चले। अब देखना ये है कि कितने समर्थक हैं इनके वहाँ के ऊपर। ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। अगर एक भी अटैक होगा तो सारे ईरानियन यूनाइट हो जाते हैं। हमने ये पहले भी देखा है। वो भले चाहें कि ये रिजीम चले जाए, मगर वो ये नहीं चाहते, अधिकतर ईरानी, कि ये रिजीम बदल के वहाँ पे कोई दोबारा से प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाए या किसी भी दूसरे देश का इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहे। उनको लगता है कि जो रज़ा शाह पहलवी की रिजीम थी, उस समय ईरान पूरी तरीके से आज़ाद नहीं था। अब उसको आज़ादी मिली है, लेकिन जो रिजीम है वो ठीक नहीं है, उसको बदलना बहुत से लोग चाहते हैं करना, लेकिन ये रिजीम बेहद पावरफुल है। इसके जो 2 दिन से डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उससे ये बात खुल के सामने आ गए। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, इसमें वहाँ के जो लेफ्ट विंगर्स हैं या राइट विंगर्स, सब इस बात पे यूनाइटेड है कि अमेरिका को हम नहीं आने देंगे। और दूसरी बात ये कि ये सोच लेना कि ये जो आर्थिक डिमांड थी, ये बिल्कुल सही बात है वहाँ के ऊपर, और इसीलिए बाज़ार जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो रिजीम का हमेशा से सपोर्टर रहा है, उसने अपनी डिमांड भी विड्रॉ कर ली, आश्वासन जब उसको मिला कि वो करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अमेरिकन के अलावा एक इज़राइल बहुत बड़ा फैक्टर है। इज़राइल का मानना ये है कि ये रिजीम जो है इज़राइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और इज़राइल कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका के कहने पे चलता रहे। वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर वो इंटरवेंशन करता है ईरान के अंदर, तो अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा उसको सपोर्ट करने के अलावा, क्योंकि उनके बेसिक इंटरेस्ट एक हैं, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट भी है। तीसरी एक चीज़ और मैं ये कह दूँ कि ये जो है, अगर इसमें जो ज़्यादातर लोग थे कुर्दिश मूल के, काफ़ी लोग थे, वहीं से ये मूवमेंट में जिन्होंने ज्वाइन किया। 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो बाज़ारी थे, लोकल ईरानियन थे जिसमें, और दूसरी तरफ ये भी थे, फिर एक वो लोग हैं जो ईरान के, जिनके पास डुअल सिटीज़नशिप है, ईरान में भी रहते हैं, अमेरिकन हैं, वो लोग हैं जो बहुत एक्सपोज हैं, आज़ादी के यूरोप और अमेरिका में काफ़ी समय से रह रहे हैं। और तीसरे वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं। वो अमेरिका का जो प्लान है वो बहुत बड़ा है, जिससे सभी ईरानी, चाहे प्रो रिजीम हो या एंटी, घबराते हैं कि वो हम ईरान को पार्टीशन कर देंगे, कुर्दिश एरिया को इराक़ के कुर्दिश एरिया से जोड़ देंगे, बलूचिस्तान को का जो पार्ट है वहाँ पे बलोची मूल के जो लोग हैं उनको हम पाकिस्तान से जोड़ देंगे, बलूचिस्तान से। फिर उसके अलावा हज़ारी मूल के जो लोग हैं उनको अज़रबैजान से जोड़ देंगे, ईरान को बिल्कुल फ्रैक्चर कर दिया जाएगा। ये मुझे नहीं लगता। एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईरान स्ट्रेटजिकली बहुत लोकेटेड कंट्री है, जिसमें अमेरिका की पूरी कोशिश ये है कि वहाँ पे रिजीम चेंज होना चाहिए। एक तो पहली बात तो ये कि उसके बॉर्डर एक तो पाकिस्तान से मिलते हैं जो पहले भारत से मिलते थे, दूसरी तरफ ये है कि इराक़ से मिलते हैं, फिर उसके अलावा उसके बॉर्डर टर्की से मिलते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बहुत सी हैं उनसे मिलते हैं जहाँ पे तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। ईरान चाहता है कि रशिया का इन्फ्लुएंस वहाँ से कंटेन करके सेंट्रल एशिया को ईरान के माध्यम से ये जो है खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ से जोड़ के वहाँ का तेल ले आएंगे, क्योंकि सेंट्रल एशिया में भी तेल और गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं वहाँ। ये इतने बड़े बड़े प्लान इराक़ में भी इन्हीं ने बनाए थे इस तरह।
लास्ट में मैं ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा, रिजीम बहुत स्ट्रांग है, दूसरी तरफ ये भी है कि उनकी फोर्सेस बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही कमिटेड हैं मजहबी तौर से भी और गैर मजहबी तौर से। उनके एलाइज़ हैं, मिलिटेंट एलाइज़ भी हैं रशिया चाइना के अलावा। और एक चीज़ और ये भी है कि ईरान के पास इतनी क्षमता रहेगी, चाहे ये न्यूक्लियर भी यूज़ कर ले, वो ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर देगा। चाहे सऊदी अरेबिया की, कतर, बहरीन, वहाँ से आने वाली जितनी ऑयल सप्लाई है उसको डिस्टर्ब करने में उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चाहे ये कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह अप्लाई यूज़ कर लें। इसलिए कि हमने देखा कि इजराइल के अंदर जब भी होता था हूती उनके मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक करते थे, जबकि इजराइल के पास सबसे अच्छे कहे जाते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स थे। आयरन डोम था, डेविड स्लिंग थी, फिर उसके बाद पैट्रियट भी था, लेकिन उसको नहीं रोक पाते थे। ईरान के पास उससे अच्छे वेपन सिस्टम है, ख़ासतौर से मिसाइल एंड ड्रोन्स हैं। और ईरान ने अपने भी लोगों को चारों तरफ फैला रखा है जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। ऑयल सप्लाई अगर डिस्टर्ब होती है तो इसके मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में भी आ सकती है। इसलिए कि रशियन ऑयल मार्केट में नहीं है, ईरानी ऑयल नहीं निकल रहा है, मार्केट में आ रहा है बहुत थोड़ा सा है। इराकी ऑयल इंस्टॉलेशन बहुत डैमेज हो चुके हैं, उनकी सप्लाई बहुत कम है जो मार्केट में नहीं आ रही है। वेनेजुएला में बहुत टाइम लगेगा वेनेजुएलन ऑयल को पूरी तरीके से मार्केट में आने में, यानी रिप्लेस करने में। और सऊदी अगर ऑयल के ऊपर, या यूएई, कतर, सऊदी अकेला एक सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है वहाँ पे, अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है वहाँ से तो फिर आप सोच लीजिए कि इकनॉमी का क्या असर होगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि भारत के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, इसलिए कि सिंह साहब ने अभी विस्तार से बताया, प्रोफेसर साहब ने, कि 90 लाख इंडियन गल्फ में काम करते हैं और ये युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। इसमें मतलब ईरानी की पूरी कोशिश होगी और जो उसके एलाइज हैं वो फैलाने की क्षमता भी रखते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो 90 लाख इंडियन वहाँ काम करते हैं, लगभग $150 बिलियन भारत में भेजते हैं। रिमिटेंसेस के बारे में बताया जा चुका है, वो आता है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है। और इन किसी देश के पास पैसा नहीं बचा है। इनके जो सॉवरेन फंड हैं वो ज़्यादातर उन्हीं ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से प्रॉमिस किया है कि वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। एक ट्रिलियन के करीब सऊदी अरेबिया, इसी तरह 1 ट्रिलियन प्लस US डॉलर कतर इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका के अंदर। और फिर उसके अलावा इसी तरह UAE का भी तकरीबन $1 ट्रिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट होगा, टोटल अगर देखा जाए पहले का और अभी का मिला के, जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं ऑलरेडी शुरू। और ये सारा पैसा इनका अमेरिका में ही रखा हुआ है, क्योंकि डॉलर के अंदर तेल खरीदा जाता है। जी हाँ, डॉलर में ट्रेड खरीदा जाता है। और अगर ज़रा भी ऑयल डिस्टर्ब होगी तो सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इन सब की बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये सब ऑयल पे डिपेंडेंट हैं। सऊदियों ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है, मगर उनका बजट जो है वो इस बात पे निर्भर करता है कि अगर ऑयल प्राइस $70 to $80 से कम होगी तो उनके यहाँ बहुत मैसिव डेफिसिट हो जाएगा, जिसको तो मतलब ये पूरा आपके हिसाब से कमर आगा साहब कि ये जो है नहीं रहा। हाँ, ये पूरा इशू सिर्फ ईरान, US या फिर खाड़ी क्षेत्र में नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड में ये पूरा मामला यहाँ पे फैलता हुआ दिखेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अचल मल्होत्रा साहब, इसको मैं अगर ये देखूं कि जैसा कि अभी कमर आगा साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो इशू है ये सिर्फ आप छोटे चश्मे से इसको मत देखिए, ये एक बड़ा असर डालेगा, इंडिया पर भी असर डालेगा। ये भी एक बड़ी बात इन्होंने कही। ये तो इंडिया की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सवाल लेकर के आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल नरेंद्र तनेजा साहब आपके पास, कि पिछले दिनों का अगर आप देखें तो ट्रंप की रणनीति क्या रही ईरान के प्रति, अगर पिछले कुछ स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो? नहीं, देखिए, एक चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए। मैंने कंवर आगा साहब को बहुत ध्यान से सुना। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड देखिए, जब किसी भी देश के अंदर, चाहे वो इस्लामिक हो या किसी भी मजहब का हो, जब जनता इसलिए सड़क पे आती है कि उसका कारण उसकी भूख है या वहां पे भ्रष्टाचार है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड है ईरान के, उनके करप्शन के मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं गया हूं कई दफा, मैंने देखा है, उसको अनुभव भी किया है। और जहां तक ये बात है कि जब तक, अब मैंने जैसे कहा कि अगर जो मूवमेंट वो चर्च की शुरुआत हुई है, ठीक है, उसमें कुर्दिश भी हो सकते हैं, उसमें कहीं पीछे से बलोच या मोसाद कोई भी हो सकता है, लेकिन जनता सामने इस तरह से इतिहास उठा करके देखिए, जो जनता जब सड़क पे आती है
तो बड़ी बड़ी सत्ताएं जो है कितनी भी ताकतवर हो सब धराशायी हो जाती हैं। इस समय जो वहां पर देखने को मिला, मैं ये नहीं कह रहा है कि जनता पूरी आक्रोश के साथ सड़क पे आ गई है, लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, और मैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट या बीबीसी की नहीं मान रहा, मैं अंदाज अपना लगा रहा हूं, मेरे अपने वहां सूत्रे जिनसे लगातार बातचीत हो रही है, तो जनता इस बार जो है थोड़ी गंभीर है। लेकिन ये बात सच है कि जो वहां की रिजीम है, वहां की रिजीम अभी उनको ये कहना है कि वो इतने कमजोर, ये ठीक नहीं होगा। अभी उनमें ताकत है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के साथ जितने लोग वहां वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो सबको पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, उनकी स्थिति ठीक है। तो इसलिए वो सब उनके साथ इसलिए क्योंकि उनका इंटरेस्ट वहां है। वो आम जनता जो आ रही है, सड़क पे आ रही है, वो भूख के कारण आ रही है, बेरोजगारी के कारण है, आर्थिक हालत खराब है। और जहां तक ये बात हुई कि वो आकर के एकदम तेल पे, अगर मान लिया वो ऐसा करता है, ईरान को अगर ऐसा होता है कि प्रोवोकेशन हो जाए, अमेरिका या इजराइल ने किया और वो तेल ठिकानों पे हमला कर देता है, या दुबई पे कर देता है, या अबू धाबी पे कर देता है, तो उसका जवाब खतरनाक होगा। ईरान जानता है, ईरान ने दशकों से इस बात की धमकी दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर देगा और पूरे वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई की वो मतलब डिस्टर्ब कर देगा। आज तक किया नहीं है उसने, आज तक करा नहीं है। तो ईरान अच्छी तरीके से जानता है अगर ऐसा कोई भी चीज होती है, जैसे आपने कतर में देखा, उन्होंने दोहा में जाकर के कुछ कार्रवाई करी थी, लेकिन उसके बाद उससे पहले दोहा की सरकार को बता दिया था हम करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं वो ऑप्टिक था जनता के लिए। और जहां तक ये बात रही कि जनता अमेरिका से इतनी नफरत करती है कि वो बुलेट को सह लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन वो देखिए अगर जनता वहां की जो है, वहां आज नहीं काफी दिनों से परेशानियां है। ईरान में वर्ल्ड के सबसे बड़े गैस के रिजर्व्स हैं और वो गैस आयात करता है, कैन यू बिलीव इट, रशिया से, जबकि सबसे बड़े भंडार है वहां पे तेल के जबरदस्त भंडार हैं, लेकिन एक्सपोर्ट उनका मात्र 18 लाख बैरल्स है, ज्यादातर चाइना को जाता है। वो देश जिसके पास ऐसी संपदा है कि वो दुनिया का सबसे संपन्न देश बन सकता है, जनता वहां की जानती है कि भाई उसके बावजूद वहां क्या हो रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज होती है, हवा की तरह है, आप उसको छुपा नहीं सकते, आम जनता भुगत रही है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे जो है अभी वस्ती देश से, मैंने पहले भी कहा कि 90% काम वहां की जनता को करना होगा, और अगर वो कर पाती है और कहीं फौज जो है वो जनता के साथ खड़ी हो जाती है, वहां की फौज का एक हिस्सा भी खड़ा हो जाता है, या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का एक हिस्सा भी खड़ा हो जाता है, तब स्थिति वहां पलट सकती है। मजहब वहां बहुत जरूरी है। Iran is a very proud nation, just like India, many other country, very proud civilization, wonderful people। और ईरान जो है, हमको ये नहीं बोलना चाहिए, यही अमेरिका, यही ट्रम्प साहब जो आज धमकी दे रहे हैं, ट्रम्प साहब के पुराने आप ट्वीट उठा कर देखिए, लक्ष्मण, मैंने अभी आपको भेजे हैं, वो आप उठा करके देखिए कि वो उनका रवैया है। यही अमेरिका ईरान को काउंटर बैलेंस बनाना चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरेबिया के खिलाफ, टर्की के खिलाफ, कुछ हद तक और देशों के खिलाफ। वो ये चाहता है कि ये काउंटर बैलेंस एक शक्ति बने। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये चाहता है वहां उसका विनाश कर दो, क्योंकि उस इलाके के अंदर जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सारी गोटियां बिठाई जा रही हैं, उसमें अगर कोई देश है जिसको टक्कर उसको दे सकता है, वो जानता है, वो ईरान है, अमेरिका जानता है। इसलिए वो संपर्क, अभी तक उनका संपर्क, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनका संपर्क पूरी तरह डिप्लोमेटिक टूट गया है, मैं नहीं मान रहा। तो इसलिए अभी यह है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ईरान इज ए ग्रेट सिविलाइजेशन, वहां की जनता इसलिए अमेरिका से नफरत होगी, वो अलग बात है, वो होती है, मतलब तमाम देशों। कमर आगा साहब कुछ ऐड करना चाहता है आपकी बातों में, कमर आगा साहब कुछ इशारा ऐड करना चाहते हैं। लक्ष्मण एक लाइन में आपको, एक लाइन आपको बोलूं, जहां तक ऑयल की बात है, ऑयल, वो सारा कैलकुलेशन देखिए, ना सऊदी अरब चाहेगा ऐसा कुछ हो, ना यूएई चाहेगा, ना अमेरिका चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि स्थिति को इस काबू तक ले जाए कि कहीं पे उसका ऑयल डिस्ट्रप्शन हो। ईरान की जनता अगर 90% काम कर देती है तो ये लोग आएंगे, अगर वो नहीं कर पाती है, बहस होती रहेगी, चर्चाएं होती रहेंगी, जमीन पे बहुत ज्यादा नहीं कुछ होगा। कमर आगा साहब कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी ईरान गया था कुछ समय पहले, 1.5-2 साल के करीब, 2 साल हो रहे होंगे। इतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी बुरी ये वेस्टर्न मीडिया ये लोग बता रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं, ये सड़कों पे सब उतर आए हैं। उतरने वालों में संख्या बहुत कम है, बहुत एग्जैजरेट किया जा रहा है डिमॉन्स्ट्रेशंस को। और कल से जो 2 दिन से, जो पिछले 2 दिन से डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, वो देखने काबिल है। उसमें मिलियंस ऑफ पीपल सड़क पे हैं। दूसरी बात ये कि ये ऑयल वॉर है साहब। अमेरिका जो है वेनेजुएला में क्यों गया? तेल के लिए गया। ईरान में क्यों इतने दिनों से रिजीम चेंज की बात कर रहा है, सैंक्शंस लगाए हैं 10 साल से, तेल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। रशिया के ऊपर जो लड़ाई चल रही है ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उनके पास ऑयल, गैस और दूसरे रॉ मटेरियल्स जो हैं
वो नेचुरल वो तकरीबन $75 ट्रिलियन के हैं। उनका कहना ये कि ये बहुत बड़ा कंट्री है, ये छोटा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उनके पास सऊदी और यूएई, कतर, बहरीन, इन सब के तेल तो उनके कब्ज़े में है, एक तरह से देखना चाहिए। उनके ट्रुप्स वहाँ पे मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये देखिए कई चीज़ें हैं। इजराइल का ये है कि इजराइल को ये लगता है कि ईरान ने उसके ऊपर एक उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज कर रखा है, इसलिए उसको हटना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ उसके एलाइज ने किया है वो एक बड़ा ख़तरा, उसका मानना ये है भी वो ख़तरा इजराइल को नज़र आता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो फोर्स करते हैं। हो सकता है अमेरिकन अटैक ना करे, मगर इजराइल पॉसिबली है कि वो बीच में या किसी भी समय वहाँ पे अटैक करके ये युद्ध शुरू कर सकता है। अमेरिका तेल के ऊपर पूरी ग्लोबल उनका वो है कि हमारा ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए एनर्जी रिसोर्सेज पे। अगर हम अपने को 21st सेंचुरी में अपने को सुपर पावर बनाए रखना चाहते हैं। जी, ये ऑयल वार है जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन इन सब ये ऑयल वार है, ऑयल पे कब्जा ईरान। दो इंपॉर्टेंट सवाल है जो शो में मैं आगे चर्चा करना चाहूंगा अपने मेहमानों के साथ। एक कि ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, और दूसरा ये जो आशंका कई लोग जता रहे हैं कि इन सब के बीच में पाकिस्तान अपनी भूमिका को बढ़ा सकता है, व्हाइट हाउस के और ज़्यादा करीब जा सकता है, क्या इसकी भी संभावना है क्या? इन दोनों सवालों लेकर के आऊँगा एम्बेसडर मल्होत्रा और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आपके पास। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ईरान के को लेकर के कि यहाँ पे जो कुछ चल रहा है उसमें अमेरिका की रणनीति क्या है, लेकिन अलग अलग व्यूज़ निकल कर आए ब्रेक पे जाने से पहले। अब सवाल उठता है कि भारत की रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा साहब, भारत क्या बाकी देशों की तरफ जैसे अलग अलग मामलों में अपने आप को बिल्कुल तटस्थ रखा हुआ, यहाँ भी तटस्थ भूमिका निभाए, या फिर कुछ सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा भी हुई, 80 से 90 लाख वहाँ रहते हैं भारतीय उस पूरे इलाके में। उस पूरे इलाके से भारत का रेमिटेंस काफ़ी आता है। ऑयल 60% से ज़्यादा हम लोग उस पूरे इलाके से लेते हैं। इलाके से मतलब हो गया कि ईरान के आसपास के खाड़ी क्षेत्रों से। लखनऊ जी, मेरे को पैनलिस्ट ने पहले ही काफी विस्तार से बताया कि अगर यहाँ परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो भारत के किन किन क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, रेमिटेंसेस हैं, उसके साथ ही साथ आप कनेक्टिविटी को भी जोड़ सकते हैं जो ईरान के थ्रू हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए मिली हुई है। जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें समस्या आ सकती है। लेकिन अहम सवाल ये है कि इन परिस्थितियों में क्या भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं, क्या कुछ लिवरेजेस हैं? ना तो अमेरिका के साथ है और ना ही कहीं और हमें लिवरेजेस दिखाई दे रही हैं। अमेरिका के साथ हमारी इस समय प्रायोरिटी ये है कि जो डेंट्स पड़े हैं हमारी स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप में, किसी तरह से उन्हें ठीक किया जाए। और टॉप प्रायोरिटी हमारी ट्रेड डील की है जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की बात हो रही है। तो कमर्शियल एंगल से देखा जाए तो ऐसी इस समय ईरान की बहुत ज़्यादा महत्वता नहीं है, और बाकी हम इन हालात में हमेशा से एक बीच का रास्ता लेके चलते हैं। बहरहाल बहुत से जो इन्फ्लुएंशियल मिडिल ईस्ट की पावर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बहरीन है, कतार है, जिनके साथ हमने पिछले सालों में बहुत रिश्ते मजबूत किए हैं, तो उनसे ज़रूर हम संबंध बना के, उनसे बात करके उन्हें ज़रूर परसुएट कर सकते हैं कि आप भाई इस पे दखल अंदाजी करिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, लेकिन उनके साथ मिलकर कुछ ऐसी कुछ कोशिश कर सकते हैं कि हालात जो है हाथ से निकल नहीं जाए। डायरेक्ट हमारे पास कोई लिवरेज नहीं है, तो इसलिए अगर आप ये हम में से किसी को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि भारत कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन लेके आएगा या अमेरिका को कंडेम करेगा। हमने वेनेजुएला के केस पे भी नहीं किया और इसमें भी नहीं करेंगे, और रशिया को भी हमने कंडेम नहीं किया। तो ये हमारी पॉलिसी के उसमें जाता नहीं, फिट नहीं होता है कहीं पे। अब ईरान में क्या हो रहा है, इंटरनल सिचुएशन है। एम्बेसडर मल्होत्रा साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इसमें ये आशंका कितनी मजबूत है, या फिर भारत को इस बात को देखना कितना ज़रूरी है कि अगर ईरान की स्थिति कमज़ोर होती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो ईरान
और बाकी के खाड़ी देशों के बीच में पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका के तौर पर उभर सकता है, अपने आप को अपनी भूमिका बढ़ा सकता है और इस बहाने व्हाइट हाउस के और करीब जा सकता है? इसकी संभावना कितनी है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की एक लिमिटेड जो है न्यूसेंस वैल्यू अमेरिका की दृष्टि में है। पाकिस्तान के कहने या पाकिस्तान के होने या ना होने से अमेरिका की ईरान को लेके नीति में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, ना ही उसकी बीच बचाव से कुछ होने वाला है। पाकिस्तान को अमेरिका एंगेज कर रहा है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। आप उसमें कुछ लोग इंडिया को काउंटर करने की भी बात करते हैं, उसमें क्रिप्टो करेंसी की भी बात है, और उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें बलूचिस्तान में बेस बनाने की भी बात है, और ऐसे बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेके अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स किया है। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, सिवाय बीच में थोड़ा-सा फेज़ आया था, तो वो भी ट्रम्प, जिन्होंने पाकिस्तान को गाली लगाई थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर लेके हमारे खा गए और हमें बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने। लेकिन उन्होंने अपना अप्रोच बदल लिया है। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी इसमें, मुझे लगता नहीं। पाकिस्तान इसमें मीडिएट करके इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में मिडल ईस्ट के कुछ पावर ज़रूर हैं, सऊदी है, यूएई हैं, जो फिर भी किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरी जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पाकिस्तान नहीं कर सकता है इसमें। भारत के पास भी कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी हमारी बिल्कुल। अमेरिका के साथ वो बात नहीं रही जो पहले थी, पहले साल थी। 2 साल। तो पाकिस्तान की भी सीमाएं हैं, हमारी अपनी भी सीमाएं हैं, लेकिन इसको अगर दूसरे चश्मे से देखा जाए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, कि अगर ईरान में मान लिया जाए तख्ता पलट हो जाता है, वहाँ पे और कोई प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बनती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरती है, बेहतर होती है, तो भारत के लिए एक मौका भी होगा ये, कि नहीं? वो इस पर तय करेगा कि कौन सत्ता में आता है, यदि सत्ता में परिवर्तन होता है, और यदि आप इशारा कर रहे हैं कि कोई अमेरिका की पिछलग्गू या उनकी कोई दोस्त सरकार वहां बनेगी, तो उसके पीछे ये समझना होगा कि ये जो पूरी तेल के बाजार की राजनीति है जिस पर अमेरिका काबू करना चाह रहा है, उसके पीछे मंशा क्या है। अमेरिका को तेल की कमी नहीं है। 15 साल से जब से वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी आया और शेल ऑयल निकाल पाए वो, तब से वो अब ऑयल का निर्यात भी करता है। तो उसकी कोशिश क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि ज्यादा से ज्यादा तेल के संसाधन उसके काबू में आते हैं, तो वो मूल्यों को तय कर पाएगा, और कहाँ ये तेल जा सकता है या नहीं जा सकता है, वहां उसको भी काबू करेगा। और 2 देश सबसे ज्यादा आज दुनिया में आयात पर निर्भर हैं तेल की। चीन, जो लगातार अमेरिका को प्रतिस्पर्धा में चुनौती देता नजर आता है, और दूसरा भारत, जो तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहा है। दोनों तेल का बहुत बड़ा आयात करते हैं। तो यदि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है अमेरिका का पूरा काबू हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के बाजार में, तेल के संसाधनों में, तो वो शायद इन देशों को प्रतिस्पर्धा में थोड़ा सा पीछे रखने में सक्षम हो जाएगा। तो उस नजरिए से आप यदि सोचते हैं तो शायद भारत को यहाँ तक तटस्थता वाली अपनी जो रणनीति है वहां तक सीमित नहीं रहना होगा, क्योंकि उससे क्या है कि हम कहते हैं कि हमने रूस को यूक्रेन में जाते हुए कुछ नहीं कहा, इजराइल को गजा जाते कुछ नहीं कहा, अमेरिका को वेनेजुएला जाते हुए कुछ नहीं कहा। तो ईरान पर भी यदि इस तरह का सैन्य हमला होता है तो क्या भारत चुप रहेगा? या प्रोटेस्ट को लेकर हम कहते हैं कि क्या ये उनका केवल अंदरूनी मामला है? क्योंकि 90 लाख भारतीय इस क्षेत्र में रहते हैं, भारत तेल और गैस पर निर्भर है, इसलिए वहां संतुलन, शांति, स्थिरता बनाना भारत के अपने सीधे राष्ट्र हित में है, राष्ट्र सुरक्षा के हित में है। इसलिए मैं नहीं मानता कि हमारे पास विकल्प नहीं है। हाँ, कन्फ्रंट करने की विकल्प नहीं है हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप को, खासकर जिस तरह से उनका आक्रामक रुख है, जो उल्टा सीधा करने को हमेशा तैयार रहते हैं, तो हम उससे बचते हुए नजर आते हैं। पर आप देखें, इस पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र में भारत एक बहुत अलग तरह का देश सामने आता है, क्योंकि ईरान का भी दोस्त है पर इजराइल का भी दोस्त है, यूएई का दोस्त है पर सऊदी अरेबिया का भी दोस्त है, इजिप्ट का भी दोस्त है। इसीलिए 2021 में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरा
क्वाड बनाना चाहा 4 देशों का, तो उन्होंने यूएस के साथ, यूएई, इजराइल के साथ किसको जोड़ा? भारत को जोड़ा। तो भारत की जो एक्सेस है, पहुंच है इन सभी देशों की पावर एलीट्स के साथ, आपने प्रधानमंत्री की यात्राओं में देखा होगा व्यक्तिगत तौर पर कितना अच्छे हमारे तालमेल हैं। मुझे लगता है परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे भारत को शटल डिप्लोमेसी करनी चाहिए इस वक्त अलग-अलग देशों के साथ, कि किस तरह से सबसे पहले यदि आपको सत्ता में बदलाव चाहिए भी है तो क्या वो शांतिपूर्वक हो सकता है? क्योंकि आप देखें ईरान में लगातार इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट वहां लगातार काम करती है, काउंसिल्स बनी हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई डिक्टेटर बैठे हुए हैं वहां, कोई व्यक्ति का वहां सत्ता नहीं है, संस्थानों की सत्ता है वहां। तो इसलिए क्या भारत इसमें कुछ योगदान दे सकता है कि यहाँ तालमेल बने, जिससे यदि सत्ता में बदलाव, जो जन आक्रोश दिखा रहा है कि उनको चाहिए सत्ता में बदलाव, पर सत्ता में बदलाव क्या हिंसा से होना चाहिए, क्या विदेशी हमले से होना चाहिए? मुझे लगता है, मैं सहमत हूं कि वो ईरानी लोग नहीं चाहेंगे किसी भी बाह्य शक्ति का, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल हो। वो बहुत नेशनलिस्ट है, अपने देश के प्रति उनका प्यार है। तो इसमें सत्ता का परिवर्तन होना तय है, पर उसको क्या धीरे से, शांति से, स्थिरता बनाते हुए किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसमें भारत लगातार परोक्ष रूप से इन सब देशों से बातचीत कर सकता है, तालमेल बना सकता है। और यदि परोक्ष क्या, मुझे लगता है कि भारत की अपनी भी रणनीति है। हाँ, भारत की अपनी भी रणनीति है कि युद्ध के बगैर, हिंसा के बगैर अगर कुछ चीज़ें सुधर जाती हैं तो उसको किया जाए। इस बात को तो भारत की मतलब खुली नीति है, तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक सवाल और जो आपने कहा भी नरेंद्र तनेजा साहब, कि रशिया क्या आसानी से बैठा रहेगा? चीन ठीक है, आप वेनेजुएला ले लिए, चूंकि आपके बैकयार्ड में है तो आप वहाँ पे हमला करके उसको अपने तरीके से सिचुएशन अपने काबू में कर रहे हैं, अपना बादशाह चलाना चाहते हैं वहाँ पे। लेकिन वो सिचुएशन तो यहाँ पे ईरान में है नहीं। यहाँ पर तो चाइना का भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, रशिया का भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। वो इतना आसानी से नहीं चाहें कि ईरान की गवर्नमेंट पे अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा रहे। तनेजा साहब। बिल्कुल, देखिए आपने जो पॉइंट उठाया, मुझे लगता है कि भारत के नजरिए से अगर मैं ईरान को देखता हूं, हमारे हित में यह है कि वहां कोई भी बाहर की ताकत ना जाए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो या रशिया। आज हमारी सबसे बड़ी बेचैनी ईरान को लेकर के यह है कि चाइना वहां घुसता जा रहा है, और चाइना ने वहां $428 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लाइनअप कर रखा है। और ऑयल सर्किल के अंदर ईरान को कहा जाता है कि चाइना उसको अपनी कॉलोनी बना रहा है। इतना बड़ा $86 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, चाहे वो रेलवेज के अंदर हो, चाहे वो ऑयल के अंदर हो। हमारी सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश ने वहां ऑयल डिस्कवरी करी, ऑयल एंड गैस, फरजाद 20 का नाम है। हमने अपना पैसा लगा करके वहां खोज करी और ईरान ने वो उठा करके चाइना को दे दिया। तो इसलिए अब उसका अंदर क्या करना है? चाबहार, हम चाबहार में लगे पड़े हैं सालों सालों, कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस वहां नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी कोशिश यह है कि ईरान में बाहर की कोई ताकत का प्रभाव बढ़े, हमारे हित में नहीं है। ईरान हमारे हित में नहीं, अगर बाहर के किसी भी देश की ताकत बढ़े। चूंकि समय हमारा खत्म हो रहा है, आप सही मेहमानों ने बड़ा इंटरेस्टिंग से अपनी बातों को रखा। कमर आगा साहब आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ। फिर कभी शो में मिलेंगे तो हम इस पर और आगे डिबेट करेंगे। फिलहाल के लिए आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।